हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की पीवाईक्यू सीरीज़ को। सो इस सीरीज़ में मैंने डीपीपी को भी ऐड कर दिया है। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जैसे एक चैप्टर था उसका पूरा पीवाईक्यू सीपीयू शेड्यूलिंग था, उसका मैंने सारा पीवाईक्यू कंप्लीट कर दिया और डीपीपी बची हुई तो उसको फिर कभी कर लेंगे। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर सबसे पहले हम डीपीपी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग पीवाईक्यू पे आएंगे, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ कि हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर डीपीपी है। फिर ये क्या है, डीपीपी, और ये क्या है, प्रोसेस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। एक सेकेंड, इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ कहा जा रहा है, देख लेते हैं। कंसीडर अ प्रोसेस सिनेरियो इन विच ईच प्रोसेस एग्जीक्यूट फर्स्ट इन सीपीयू देन गोज फॉर आईओ ऑपरेशन, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है। एग्जीक्यूशन हो रहा है तो मतलब ये वाले बस टाइम के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। ये सबसे पहले सीपीयू का बस टाइम के हिसाब से एग्जीक्यूशन होता है, फिर सीपीयू आईओ के लिए जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या, देन वंस अगेन प्रोसेस नीड अ सीपीयू बस टाइम टू टर्मिनेट, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, सीपीयू इस बस टाइम के अकॉर्डिंग रन होगा, ठीक। उसके बाद आईओ के लिए जाएगा, आईओ होने के बाद जब वापस आएगा दोबारा ये सीपीयू के लिए, सीपीयू में कुछ प्रोसेस कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये वाला इस सिनेरियो होने वाला, ठीक है। पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, ठीक है। आगे देखो, फॉलोइंग इज गिवन अ प्रोसेस सिनेरियो इन विच सीपीयू एग्जीक्यूशन यूजेस प्रिम्प्ट एसजेएफ, ठीक है। प्रिम्प्ट एसजेएफ, प्रिमिटिव एसजेएफ, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिम्प्ट एसजेएफ हम लोग लगाना है, ठीक है। कंसीडर द सिस्टम हैज इनफ नंबर ऑफ रिसोर्सेज कैरी आउट ऑल आईओ ऑपरेशन, ठीक है। यानी जितने भी आईओ ऑपरेशन को परफॉर्म करने हैं उसके लिए हम लोग कभी भी आईओ डिवाइस के लिए कोई चिंता नहीं करनी, वो इनफाइनाइट डिवाइसेज जितने हम लोग रिक्वायरमेंट हम सारे यूज कर सकते हैं। द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस P1 P2 एंड P3 से कंप्लीशन टाइम पूछा है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले गैन चार्ट बना लेते हैं। तो गैन चार्ट के लिए मैं लाइन बना लेता हूँ। तो सब नीचे बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लाइन बना दिया। लाइन के स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, लाइन के स्टार्टिंग में अब टाइम क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब जीरो टाइम पे कौन कौन से प्रोसेस आ गई हैं, जीरो टाइम पे जो प्रोसेस आ गई है P1 आ गई है, ठीक है। जो प्रोसेस आ गई उसको मैं एरो कर दे रहा हूँ कि ये प्रोसेस आ चुकी है, ठीक है। P1 आ चुकी है, ठीक है। अब P1 आ चुकी है तो P1 का अराइवल टाइम जीरो है, तो P1 क्या एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी। कब तक एग्जीक्यूट होगी, जब तक नई प्रोसेस नहीं आता। जीरो से वन में P1 एग्जीक्यूट हो रही है या P1 एग्जीक्यूट हो रही है। अब P1 एक टाइम एग्जीक्यूट हो गए वन टाइम पे, तो अब P1 का बस टाइम कितना हो जाएगा, P1 का बस टाइम हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो हम लोग प्रिंट एसजीएफ लगा, अब क्या हुआ, टाइम t=1 हो गया। t=1 में P2 अराइव हो चुकी है, राइट, ठीक है। अब P2 अराइव हो चुकी है तो यहाँ पे अब P2 और P1 दोनों में देखेंगे बस टाइम किसका सबसे कम है, बस टाइम किसका कम है, वो है 4 का। तो 4 मतलब P2 एग्जीक्यूट होगी है। तो वापस हम लोग P2 एग्जीक्यूट करने वाले हैं। P2 एग्जीक्यूट करेंगे कितने यूनिट टाइम के लिए, जब तक P3 नहीं आ जाती, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि अब क्या हुआ, P2 ने भी वन टाइम यूनिट एग्जीक्यूट कर लिया, तो ये -1 हो जाएगा इसका बस टाइम। अब P3 भी गेम में आ चुकी है, ठीक है। अब P3 देखो कब आ रही है, और 2 टाइम पे आ गई, ठीक टाइम पे। बस टाइम कितना, 1 है, सबसे कम किसका, P3 का। तो P3 को एलोकेट कर देंगे CPU, P3 रन होगी, वन टाइम यूनिट, टाइम इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये P3 को कंप्लीट हो गया, ठीक है। P3 यहाँ पे ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब P3 किसके लिए जाएगी, P3 जाएगी आईओ के लिए, ठीक है। यहाँ पे P3 आईओ के लिए गई है, टाइम t=3 पे। कब तक के लिए जाएगी, यहाँ पे लिख दो P3 आईओ, ठीक है। अब तक के लिए जाएगी 4 यूनिट टाइम के लिए, 4 यूनिट टाइम यानी 7 टाइम के लिए, 3 + 4 = 7 यूनिट टाइम के लिए, ठीक है। अब बच गया P1 बची है, P2 बचा है, P1 P2 में बचा। अब इन दोनों में किसको एलोकेट करें, P3 को। अब कोई नई प्रोसेस आनी नहीं है तो अब नॉर्मल एसजीएफ चलाते हैं। अब क्या होगा, P3 रन होगा, राइट, सॉरी P2 रन होगा, P2 रन होगा 3 यूनिट टाइम के लिए, तो टाइम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। P2 रन हो गया, ठीक है। तो यानी अब P2 भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे P2 भी 0 हो चुका है, ठीक। अब यहाँ P2 आईओ के लिए जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नीचे, और कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे और P2 आईओ के लिए जा रहा है, कब, कितने यूनिट टाइम के लिए, 2 यूनिट टाइम के लिए, ठीक है। P2 भी आईओ के लिए गया है, आईओ के लिए 2 यूनिट टाइम मतलब 6 हो रहा है। तो यहाँ पे P2
आईओ, और यार टाइम अभी क्या 6 हो रहा है और 2 यूनिट टाइम के लिए जाएगा, नहीं 8 यूनिट टाइम तक के लिए आईओ में जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं आगे क्या हो रहा है। P1 सॉरी P2 हो गया ना, हाँ। अब क्या P1 प्रोसेस बची हुई है। ठीक है, P1 प्रोसेस का कब तक चलेगी, 1 यूनिट टाइम, क्योंकि 1 यूनिट टाइम बाद क्या टाइम 7 हो जाए, 7 टाइम पे P3 वापस आ रही, तो हम लोग चेक करना पड़ेगा वापस से। तो यहाँ पे 7 टाइम हो गया, इस यूनिट टाइम के लिए हम लोग P1 रन कर रहे हैं। सो P1 का बस टाइम कितना हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो कौन से प्रोसेस आ गया, अब यहाँ पे 7 आ गया, 7 मतलब P3 का बस टाइम कंप्लीट हो गया, आईओ कंप्लीट हो गया, राइट। सो P3 का आईओ अब 0 हो चुका है इस टाइम पे। अब देखो हम लोग पास इस टाइम पे प्रोसेस कौन कौन सी है, आई प्रोसेस हम लोग पास ये P2 तभी आईओ के लिए गई, राइट। तो P3 वापस आ चुकी, ठीक है। तो आई प्रोसेस में क्या है, P1 है जो 4 यूनिट टाइम ले रहा है, P3 है जो 3 यूनिट टाइम ले रहा है, तो P3 रन होगा। ठीक है, ठीक है। P3 भी 1 यूनिट टाइम के लिए ही रन होगा, क्यों, क्योंकि P2 8 पे आ रही है वापस, P3 रन हो रहा है, P3 रन होगा 8 यूनिट टाइम के लिए, राइट। ठीक है, अब P3 8 यूनिट टाइम के लिए रन हो रहा है, मतलब 1 यूनिट टाइम के लिए टाइम 8 हो गया, तो यहाँ P3 का बस टाइम क्या होगा, -1 कर देंगे। ठीक है, अब देखो अब इस टाइम पे क्या होगा, P2 भी वापस आ गया गेम में। ठीक है, अब हम लोग पास ये बस टाइम 0 हो जाएगा। अब हम लोग पास 3 प्रोसेस है, P1 P2 P3, और सबसे कम बस टाइम कितना, P1 का 4 है, P2 का 1 है, P3 में 2 है, यानी सबसे छोटा कौन है, 1 है, यानी P2 का रन करेंगे अब। सो P2 को 1 यूनिट टाइम के लिए रन करेंगे यहाँ पे। P2 1 यूनिट टाइम के लिए यानी 9 तक के लिए रन होगा, और उसी में P2 कंप्लीट हो जाएगा, P2 कंप्लीट हो चुका है, राइट। सो P2 को हटा देंगे गेम से, अब P1 और P3 बचा हुआ है, तो उसके बाद P3 रन होगा, राइट। अब उसके बाद P3 रन होगा, अब P3 रन होगा, अब कोई नई प्रोसेस आनी नहीं है, कोई कोई आईओ के लिए भी नहीं है, P3 2 यूनिट टाइम में 11 तक P3 रन होगा, P3 कंप्लीट हो गया, P3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब सिर्फ P1 बचा हो, P1 का 4 यूनिट टाइम रन होगा, तो 4 यूनिट टाइम यहाँ पे रन होगा, तो यानी 9 + 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, P1। सो P1 का यहाँ पे सॉरी, ये क्या था, रुक जाओ, एक सेकंड। हाँ, P1 जो है 4 से क्या हो गया, बस टाइम 0 हो जाएगा, क्योंकि रन हो चुका है 4 यूनिट टाइम। ठीक है, अब क्या हो, 7 यूनिट टाइम के लिए P2 P1 किस में जाएगा, आईओ के लिए जाएगा, राइट। यहाँ 7 मतलब कितना हो जाएगा, 15 + 7, ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में ये क्या, CPU आइडल रहा है, कुछ भी काम नहीं, कोई नई प्रोसेस कुछ है ही नहीं इसके बाद करने के लिए, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर 24 यूनिट टाइम तक, कहाँ गया ये 24, ये 24 यूनिट टाइम तक, और वापस आएगी 22 से लेकर 24 यूनिट टाइम तक P1 रन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये अब क्या होगा, 24 यूनिट टाइम में आईओ भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी अब P1 का काम भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा। अब हम लोग का पूछा क्या गया है वो देखते हैं। तो अगर मैं आंसर की बात करूं, तो पहले P1 का क्या पूछा, कंप्लीशन टाइम पूछा, राइट। P1 कब कंप्लीट हो, 24 यूनिट टाइम पे है। उसके बाद क्या पूछा, P2 कंप्लीशन टाइम, P2 कब कंप्लीट हुआ, 9 यूनिट टाइम पे है, 9 यूनिट टाइम पे आ रहा है ना, हाँ 9 यूनिट टाइम पे है। और उसके बाद क्या, P3 कब कंप्लीट हो, 11 यूनिट टाइम पे है, 11 यूनिट टाइम पे है, ये 11 है 9, तो 24 9 11 किससे मैच कर, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं देखते हैं, द फॉलोइंग टू फंक्शन P1 एंड P2 शेयर्ड अ वेरिएबल D विथ एन इनिशियल वैल्यू ऑफ 4 एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली। ठीक है, पहले P1 रन हो रहा है, उसके बाद P2 रन हो रहा है, फिर P1 आ रहा है, फिर P2 आ रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ D आफ्टर सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन P1 एंड P2। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी कर चुके हैं, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो सॉल्व कैसे करना है वो मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐसे लिखता हूँ, इसे हटा देता हूँ फालतू चीज़ें। फॉलोइंग टू फंक्शन, मतलब देखो एक P1 फंक्शन दे दिया, एक P2 फंक्शन दे दिया, दोनों क्या एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसके मल्टीपल केसेस बना के हम लोग सॉल्व करने होगा। पहला जो केस 1 होगा, केस 1, राइट। सो केस 1 होगा, उसमें क्या होगा, पहले P1 रन होगा, देन P2। ठीक है, अगर पहले P1 रन हो रहा है, तो D की इनिशियल वैल्यू क्या, 4 है। ठीक है, D की इनिशियल वैल्यू 4 है, तो यहाँ से क्या होगा, और अच्छा डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ D, अच्छा D की मतलब मल्टीपल वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, D इक्वल, अच्छा एक काम करो, सबसे पहले छोड़ो केसेस बना, एक सेकंड में इसको हटा क्यों रहा हूँ। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक और अच्छा काम कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट।
तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज करके लिखूँ, ये इन दोनों यहाँ पे अगर इसको हटा के सीधा लिखूँ, डी इक्वल टू एक्स की यहाँ वैल्यू रख दूँ, तो डी -2 इंटू 2 आ जाएगा, राइट। तो इसकी अगर मैं ऐसे लिखा रहता है, सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू डी इंटू 3 -2 होगा, राइट। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे। ठीक है, पहले P1 देन P2। अगर P1 पहले रन हो रहा है, डी की वैल्यू क्या है 4 है, 4 -2 कितना हो 2 है, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डी की वैल्यू 4 आएगी, तो इसमें क्या डी की वैल्यू 4 आएगी। अगेन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3, तो क्या हो गया 12 हो गया, और 12 -2 10 आ जाएगा, तो डी इक्वल टू 10 फाइनल आ गया। ठीक है, अब जो केस सेकंड क्या होगा, वो हो जाएगा P2 देन P1 हो जाएगा। तो पहले P2 को रन करो, पहले P2 को रन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 है, तो 4 और ये 3, ये कितना हो जाएगा 12 बजा 10 आ जाएगा इधर, तो 10 -2 8 आ गई, 8 टू 16 आ जाएगा, तो यहाँ से D इक्वल टू 16 आ जाएगा, राइट। ये दो केसेस समझ में आ गए हैं। अब देखो एक थर्ड केस बनेगा, थर्ड केस ये बनेगा, मैं ब्रैकेट बन देता हूँ। थर्ड केस, थर्ड केस हम लोग का क्या बन जाएगा, थर्ड केस हम लोग को ये बन जाएगा, P1 में पहले रन हो रहा है, पहले P2 भी रन हो रहा है, ठीक है। कहने का ये मतलब है, पहले P1 रन हो रहा है, फिर उसके बाद P2 भी रन हो रहा है, दोनों एक साथ वैल्यू ले रहे हैं डी की, ठीक है। तो यानी कि हो रहा है P1 देन P2 वाला केस ही है, ठीक है। बट रीड 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 वाई एट सेम टाइम, रीड एक्स रीड डी एट सेम सेम टाइम, ठीक है। अगर P1 पहले रन हो रहा है, उसके बाद P2 रन हो रहा है, बट डी जो है दोनों का सेम ही टाइम पे रीड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि P1 जब रन हो जाएगा, उसके बाद जो डी की वैल्यू होगी वो अपडेटेड वाली नहीं यूज करेंगे, वो क्या होगा जो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में जो 4 है वो यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक। कहने का मतलब समझे कि नहीं, कहने का मतलब ये है कि देखो P2 में जैसे यहाँ 2 लाइन, ठीक है, मैं भले उसे सिंप्लीफाई कर दूँ, बट एक्चुअली में क्या 2 लाइन है, तो मे भी हो सकता है पहले P1 रन हुआ, उससे पहले P1 की ये लाइन रन हुई हो, फिर P2 की दोनों लाइन रन हो, उसके बाद क्या हो P1 रन हो गया, राइट। तो राइट में लास्ट में राइट कौन कर रहा है, P1 ही कर रहा है। उसी तरह एग्जाम्पल कर ले रहा हूँ मैं, उसी एग्जाम्पल नहीं मतलब केस ले रहा हूँ, उसमें क्या है दोनों जो है डी की सेम वैल्यू सेम वैल्यू क्या बोलते हैं यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो पहले P1 है देन P2 रन हो रहा है, यानी P1 के रन होने कोई मतलब ही नहीं निकला, क्योंकि जो P2 में D की वैल्यू क्या यूज हो रही है, यहाँ पे D की वैल्यू 4 ही यूज होगी, क्योंकि रीड कर रहा है सेम टाइम पे है, ठीक है। ठीक है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग का P2 रन करेंगे, और जहाँ D इक्वल टू 4 है, D इक्वल टू 4 हो गया, तो यहाँ पे D इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से D इक्वल टू कितना 4 है ना, तो 4 इंटू 3 ऐसे 10 ही आएगा, तो D इक्वल टू 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये समझ आएगा ना। अब आगे बढ़ते हैं और केस 4 देखते हैं। अब केस 4 हो जाएगा यहाँ पे, केस 4 में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, पहले P2 रन होगा देन P1 देन P1, बट जो ये इसको ऐसे लिखते हैं, रीड एट सेम टाइम ज़्यादा तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। फाइनल राइट डन बाय P1, ये कह सकते हैं, नहीं P2 सॉरी, इसमें P2 था, ठीक है। और इसमें क्या होगा, फाइनल राइट डन बाय, इसमें सेम डन बाय P1, जस्ट अ सेकेंड, मेरे को लग रहा है उल्टा केस मैंने बोल दिया, ये वाला ऐसे होगा, यहाँ पे पहले P2 होगा देन P1 वाला केस होगा ना ऐसे, तब तो P1 पूरा रन होगा, पहले P2 रन होगा, फाइनल राइट डन बाय P2, तो यहाँ से हाँ ठीक, आप सही लिखा, मैं आप सही लिखा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, हाँ ठीक है, ये केस में 10 नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये P1 हो जाएगा, अब ये P2 हो जाएगा, हाँ। देखो पहले P2 इसमें रन हो रहा है, उसके बाद P1 रन हो रहा है, बट जो फाइनल राइट कर रहा है P2 रे कर रहा है, तो सिर्फ P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, जो फाइनल राइट कर रहा है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बीच में इंटरमीडिएट कुछ भी हो रहा है वो तो टेम्परेरी, वो तो डिलीट होने वाला, तो स्टोर होगा नहीं परमानेंटली, क्योंकि जो फाइनल अपडेट हो जाएगा वापस से P2 हो जाएगा। तो पहले P1 होगा देन P2 होगा, ठीक है, तो P1 अब P2 होगा, तो यहाँ से P1 को रन करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 4 आया था ना, 4 आ जाएगी,
ठीक है। तो यहाँ से डी कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू बनी, एक 10 मिल गई, 16 हो गया। ये तो सेम हो जाएगा और ये 4 होगा, तो यहाँ से कितना है 3 आ जाएगा इसका आंसर। इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 3। राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या, कंसीडर 5 कॉन्करेंट प्रोसेस, ठीक है, 5 प्रोसेस P1 P2 P3 एंड P5, ठीक है, P1 से लेकर P5 5 प्रोसेस है। और ये प्रोसेस कुछ लिखा है विच एक्सेस बाय अ शेयर्ड वेरिएबल बी, ठीक है, बी इनिशियल वैल्यू 35, ये कुछ कोड दे दिया है। द प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड ऑन अ सिंगल सीपीयू, ठीक है, यानी मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है, सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम है और टाइम शेयरिंग है। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी आफ्टर ऑल प्रोसेस कंप्लीटेड बाय एम, अच्छा, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू एम है और प्रोसेस कंप्लीटेड बाय इस एम, ठीक है, यानी इस सब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने पर जो बी की मिनिमम वैल्यू आएगी वो एम है, ठीक है। एंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आफ्टर बी ऑल द, ठीक है, मैक्सिमम वाली एन है, मिनिमम वाली एम है, तो एम माइनस एन पूछा है, ठीक है, ठीक है, यानी मैक्सिमम पूछे, मिनिमम मिनिमम माइनस मैक्सिमम पूछा है, ये मिनिमम मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसका आंसर तो कैसे निकला, सबसे पहले हम लोग को अगर मिनिमम निकालना है तो यहाँ पे मैं मिनिमम का केस बनाऊंगा। मिनिमम केस में क्या होगा, मैं सारे माइनस को, माइनस वाली वैल्यू को ही लूंगा, ठीक है। तो माइनस वाली वैल्यू कौन सी, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू 35, 35 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 35 माइनस 5 कितना हो जाएगा 30, और 30 माइनस 3 कितना 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 माइनस 5 कितना हो 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 22, ठीक है। हम लोग को मैक्सिमम निकालना है, तो यहाँ से मैं मैक्सिमम लिख देता हूँ। मैक्सिमम अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, उसके लिए बी प्लस 10 करना पड़ेगा, बी प्लस में 45 हो जाएगा, 45 प्लस से 48 हो जाएगा, 48 प्लस 6 कितना 50, फिर कैलकुलेशन हो गया। तो यहाँ से कितना 45 हो गया था, 45 और 3 कितना हो गया, और 48 हो गया, 48 और एंड 6, तो यहाँ से 54 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो ये माइनस में आएगा, ये अच्छा, ये हम लोग की क्या वैल्यू, ये हम लोग की एम है और ये एन है। तो यहाँ से अगर मैं एम माइनस एन निकालूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कैपिटल है ना, निगेटिव में आएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, -32, राइट। तो उसको मैं क्या करता हूँ, रेड पेन से लिख देता हूँ। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, -32 आ जाएगा, राइट। तो इसको हटा देते हैं सब चीज़ें, -32 आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्यूशन फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टू प्रोसेस P1 एंड P2। कंसीडर हियर द वेरिएबल लॉक, ठीक है, लॉक वेरिएबल यूज हो रहा है बुलियन टाइप का, शेयर बिटवीन टू प्रोसेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ लॉक वेरिएबल इज इनिशियलाइज टू फॉल्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है, ठीक है, ठीक है, इस करेक्ट पूछा है। अब लॉक वैल्यू इनिशियली फॉल है, तो यहाँ फॉल्स है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये जो लॉक है अभी क्या फॉल्स है, तो एफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वो क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाई और नॉट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब जब कोई एक प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर लेगा, दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ना कर पाए, यही होता है। अब चेक करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं P1 जो है वो ट्राई कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने के लिए। सो P1 आएगा, वो वाइल ट्रू है, ठीक है, वाइल लॉक नॉट इक्वल टू ट्रू, तो वाइल लॉक का ट्रू नहीं है, ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन जो हो गई वहाँ पे ट्रू हो जाएगी, ठीक है। लॉक नॉट इक्वल टू कंडीशन ट्रू होती है, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, यानी इसको क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस नहीं मिला। अब आते हैं P2 के लिए। सो P2 के लिए देखो वाइल ट्रू, ठीक है, लॉक नॉट इक्वल टू फॉल्स, लॉक नॉट इक्वल टू फॉल्स, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि लॉक तो एक्चुअली फॉल्स है और नॉट पूछ रहा है फॉल्स, ठीक है, यानी फॉल्स हो गए, तो यानी क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि लूप जो है लूप के बाहर चले जाएंगे, तो इससे क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल गई। अब जब इसे क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल गई तो हम लोग चेक करेंगे वापस P1 में जाके कि अब P1 एंटर कर सकता है कि नहीं, ठीक है। तो उसने क्या किया, मान लेते हैं लॉक को क्रिटिकल सेक्शन में अभी है, ठीक है, अभी लॉक को उसने ट्रू ने सेट किया है, ठीक है, आगे क्रिटिकल सेक्शन में अभी लॉक की वैल्यू फॉल्स, तो अभी तो एंट्री नहीं मिलेगी। फिर इसने जब अपना काम कंप्लीट कर लिया, यानी देखो ये इंटेंडेशन देखो, तो यहाँ से देखो लॉक इक्वल टू ट्रू कर दिया, ठीक है। अब लॉक इक्वल टू जैसे ट्रू किया तो फॉल्स से क्या होगा, ट्रू हो गया। अब ट्रू हो गया तो अब देखते क्या होता है, अब यहाँ पे लॉक नॉट इक्वल टू ट्रू है, लॉक नॉट इक्वल टू ट्रू, ये तो फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे अब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई, राइट, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई।
अब जो फॉल्स हो गई यानी क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल जाएगी, क्रिटिकल सेक्शन काम कंप्लीट करेगा, फिर लॉक को इक्वल टू फॉल्स सेट करते, फॉल्स सेट करेगा तो क्या होगा, P2 यूज कर पाएगा, राइट। सो इस वजह से क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई है, क्यों, जब P1 P2 काम कर रहा है तो P1 एंटर नहीं कर पा रहा है, जब P1 काम कर P2 एंटर नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हुआ थी, ए ऑप्शन ट्रू हो गया। आगे देखते प्रोग्रेस इस सेटिस्फाई, प्रोग्रेस तो सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो जब मैंने एग्जांपल लिया था लॉक की वैल्यू जब इनिशियली फॉल्स है, P1 क्या वो एंटर नहीं कर पा रहा था, राइट। तो इसलिए क्या है, प्रोग्रेस नॉट सेटिस्फाई, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं बाउंडेड वेटिंग इज सेटिस्फाई, बाउंडेड वेटिंग मतलब ये होता है कि बाउंडेड वेटिंग मतलब जब P1 क्या रन हो रहा है तो P2 जब P1 कंप्लीट रन हो जाएगा तो उसके बाद P2 का नंबर आना चाहिए, P2 जब कंप्लीट रन हो जाए उसके बाद P1 का नंबर आना चाहिए, ऐसा नहीं है P2 कंप्लीट होने के बाद अगर वापस P2 रन हो सकता है तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे बाउंडेड वेटिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इतनी रफ वार की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो P2 है वो रन हो रहा है और यहाँ पे वाइल ट्रू लिखा है, वाइल लॉक नॉट इक्वल टू फॉल्स, एक्सएम में क्या बाउंडेड वेटिंग बात कर, ठीक है। जब यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है, अभी क्या है ये फॉल्स ही है, ठीक है, ठीक है। अभी ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर दिया, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद लॉक उसने ट्रू सेट कर दिया, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट हो गया। अगर वापस P2 रन हो पाता है तो क्या होगा, यहाँ बाउंडेड वेटिंग नहीं हो, वापस P2 का रन करने ट्राई करते हैं, अब लॉक की वैल्यू ट्रू हो गए, तो लॉक नॉट इक्वल टू फॉल्स, ये केस तो ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, इनफाइनाइट लूप में चला जाए, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं मिलेगी। सेम केस अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो अगर अब क्या है P2 की बारी है, जब P2 यहाँ पे एंटर कर जाए क्रिटिकल सेक्शन में तो अब P1 एंटर, P1 की बारी है, P1 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर किया, अपना काम किया, उसके बाद क्या हो गया, लॉक को फॉल्स सेट कर दिया, लॉक क्या हो गया, वापस से फॉल्स हो गया। अब जो लॉक वापस से फॉल्स हो गया, क्या P1 दोबारा से एंटर कर पाएगा, P1 दोबारा के एंटर करने ट्राई करते हैं, लॉक नॉट इक्वल टू ट्रू, तो ये तो ट्रू हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप में फंसा रहेगा। जब तो यानी देख सकते हैं कि दोनों केसेस में क्या हो रहा है, जब P1 के बाद दोबारा P1 नहीं रन हो पाया, P2 के बाद दोबारा P2 नहीं रन हो पाया, तो ये बॉन्डेड वेटिंग कंडीशन तो सेटिस्फाई है। नो स्टारवेशन, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देखा एक के बाद एक रन हो रहा है, तो यानी फिक्स है कि P1 के बाद ही P2 रन होगा, P2 के बाद P1 ही रन होगा, ठीक है, स्टारवेशन जैसी कंडीशन नहीं आ रही, सबको पता है कि जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा मेरा नंबर आ जाएगा। तो क्या A C and D ये तीनों क्या है, ट्रू ऑप्शन है। ऑलराइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ शेयर्ड वेरिएबल एक्स इनिशियलाइज टू 3, यानी एक एक्स वेरिएबल जो 3 से इनिशियलाइज है, इज ऑपरेटेड ऑन बाय 4 कॉन्करेंट प्रोसेस। ये प्रोसेस का नाम यहाँ मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, WXYZ होगा, प्रोसेस WXYZ, ठीक है, as each read process, each of the process, एक सेकेंड। ओके, सो कुछ एरर से तो मैं इसको ठीक कर दिया है। तो सबसे पहले फिर से स्टार्टिंग पढ़ते हैं। अ शेयर्ड वेरिएबल एक्स इनिशियलाइज टू 3, यानी एक्स जो है इनिशियल वैल्यू उसकी क्या है, 3 है, ठीक है, इज ऑपरेटेड ऑन बाय 4 कॉन्करेंट WXYZ प्रोसेस है, और सब एक्स वेरिएबल को यूज कर रहा है। ईच प्रोसेस W and X रीड एक्स फ्रॉम द मेमोरी एंड इंक्रीमेंट बाय 2, यानी कि अगर मैं W and X की बात करूँ तो ये दोनों क्या करें, X इक्वल टू X प्लस 2 कर दे रहे हैं, राइट, ठीक है, एंड स्टोर इन द मेमोरी, ठीक है, और ये मेमोरी में चला जा रहा है। ईच ऑफ द प्रोसेस Y and Z, तो Y and Z की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड X फ्रॉम द मेमोरी एंड डिक्रीमेंट बाय 3, यानी X इक्वल टू X माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, एंड स्टोर टू मेमोरी देन टर्मिनेट ईच प्रोसेस बिफोर रीडिंग X इन्वोक P, ठीक है, यानी इसको रीड करने से पहले एक प्रोसेस कोई है वो P उसको क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, एक सेकंड, ठीक है, यार ये तो क्या हो रहा है, हाँ, ठीक है, कोई प्रोसेस P है तो यहाँ पे मैं P प्रोसेस कर दे रहा हूँ, उसको ये भी कॉल कर रहा है, उसको ये भी कॉल कर रहा है, ठीक है, ये अच्छा वेट के लिए, ठीक है, यहाँ पे यानी वेट फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे भी वेट फंक्शन कॉल कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेट फंक्शन ऑन द काउंटिंग सिग्मा फॉर एस, एस क्या है, एस तो बताया नहीं है, अच्छा, यहाँ फिर भी मैं लिख लेता हूँ, काउंटिंग सिग्मा फॉर एस है, तो P ऑन एस, एस, ठीक है, और वी जो है सिग्नल के लिए आफ्टर क्या, ऑन इन्वोक वी, ऑन वेट काउंटिंग सिग्मा 4 एंड इन्वोक द वी ऑपरेशन ऑन सिग्मा 4 आफ्टर स्टोर। अच्छा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू स्टोर कर ली गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो क्या सिग्नल फंक्शन, तो वी ऑफ एस कर दे रहा है, यहाँ पे सिग्नल हो जाएगा, ये सिग्नल फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे वी ऑफ एस कॉल हो रहा है, ये भी क्या सिग्नल है, सिग्नल ऑफ एस, ठीक है, ठीक है, ये हो गया।
सिग्मा फॉर एस इज इनिशियलाइज विद 2। अच्छा एस क्या, वो भी इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर ऑल द प्रोसेस कंप्लीशन। अच्छा मिनिमम जिससे हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम होगा जिससे हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बी माइनस ए पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है, वो 2 है, तो एस की वैल्यू से मेरे को नहीं लग रहा था कुछ खास फर्क पड़ेगा। फिर सॉल्व करते इसको, फिर देखते क्या होगा। तो जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो मिनिमम हम लोग करना है ना, पहले मिनिमम पहले निकाल, मिनिमम के लिए क्या होगा, x माइनस 3 है, तो काम करते हैं x को रन कर, y को रन करा लेते हैं, z को रन करा लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 3 हो जाएगा, तो x माइनस 3 और जो वैल्यू आएगी माइनस 3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा -3, राइट। ये x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। अब मैक्सिमम करना है तो w एन एक्स को रन करा लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, x प्लस 2 आएगा, जो आएगा उसमें +2 कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3, 3 + 4 कितना 7 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से जो हम लोग का आंसर बनेगा, यानी कि क्या नहीं, b माइनस ए पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट। सो क्वेश्चन देखो कैसा अजीब सा था, और इसका आंसर देखो कितना इजीली आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन था। जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता रहती है और उतना ज़्यादा इजी होता है सॉल्व करना। 10 हो गया राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें ट्रू फॉल्स बताना है, तो मैं सिर्फ ऑप्शन ए लिया है क्योंकि एक क्या बोलते स्क्रीनशॉट और लेना पड़ा जो मैं लेना नहीं चाह रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ ऑप्शन दिए जिसमें ट्रू और फॉल्स करना है। सिंक्रोनाइजेशन सोल्यूशन यूजिंग सिग्मा 4 कैन हैव अ बिजी वेटिंग। ठीक है, तो ये तो ट्रू है ना, डिपेंड करता है हम लोग यूज कैसे कर रहे हो, बिजी वेटिंग आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये तो मतलब अब जरूरी नहीं सीमा फोर यूज कर रहे हैं तो हमेशा क्या हो, बाउंडेड वेटिंग हो, बिजी वेटिंग हो, ये सब जरूरी नहीं। ये डिपेंड करते हैं कि हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सिंक्रोनाइज सोल्यूशन यूजिंग सिग्माफोर मे हैव डेडलॉक। यस, ये भी ट्रू बात है, क्योंकि डेडलॉक तो हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिसमें डेडलॉक हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि इसी एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे भी ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी फॉल्स अगर मैं ट्रू लिख दूँ तो क्या होगा, ना तो ये रन हो पाया ना ये रन हो पा रहा है, तो पी की वैल्यू फॉल्स हो जा रही है, तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो ये भी क्या ट्रू स्टेटमेंट है, सिंक्रोनाइजेशन सोल्यूशन यूजिंग सिमाफोर मे सफर फ्रॉम प्रायोरिटी इन्वर्जन। प्रायोरिटी इन्वर्जन मतलब ये होता है, जैसे इस केस में हम लोगों ने देखा कि जो है P1 रन हो रहा है, उसके बाद P2 रन हो रहा है, P2 के बाद P1 रन हो रहा है। मान लेते हैं कुछ प्रायोरिटी पहले फिक्स P1 की प्रायोरिटी P2 से ज़्यादा है, तो यानी P1 को पहले रन होना चाहिए, बट जब हम लोग सिग्मा 4 लगा उसमें क्या हो रहा है, प्रायोरिटी चेंज हो जा रही है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है। सिग्मा 4 सोल्यूशन यूजिंग सिग्मा 4 में और मे नॉट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये भी ट्रू बात है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम लोग चेक करने के लिए क्वेश्चन है, इसका मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये सारे सारे ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम लोग डीपीपी के लास्ट क्वेश्चन में आ गए, जो क्वेश्चन नंबर, अच्छा 6 था, सॉरी ये 6 था वो 7 है, मैं गलत नंबरिंग कर दिया, ये 6 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या इसको इधर कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, अ नॉन निगेटिव काउंटिंग सिग्मा फॉर एस इनवर्ट्स क्या बोले इनिशिएट विद वैल्यू एक्स आफ्टर परफॉर्मिंग 13 पी ऑपरेशन 4 वी ऑपरेशन, वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर एस बिकम 27, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो यानी कि पहले क्या था, इनिशियली एक्स था। ठीक है, अब उसमें पी ऑपरेशन, पी मतलब वेटिंग के लिए होता है, और वी ऑपरेशन क्या होता है, सिग्नल के लिए, पी मतलब वेट होता है, वी मतलब सिग्नल होता है। ठीक है, तो इसका जब हम लोग वेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग एक्स की वैल्यू माइनस माइनस करेंगे, यानी 13 टाइम माइनस करेंगे, यानी -13 का, एक्स में कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो यानी एक्स है उसका माइनस करेंगे 13 से, और 4 बार क्या कर रहे हैं, सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सिग्नल ऑपरेशन मतलब 4 बार प्लस कर रहे हैं, ये +4 हो जाएगा, और बिकम 27, ये 27 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू प्लस थर्ट सॉरी -13 और +4 है, 9 आएगा। सो ये क्या आएगा, -9, -9 जाएगा उधर जा +9 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 36, ये 36 आ गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 36, राइट। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था डीपीपी का। इसके बाद हम लोग अब आते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। और लेट्स अब आते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करने के, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू, और इसमें हम लोग क्या करने वाले, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन।
राइट। इसके वो PYQ करने वाले। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन अब यहाँ पे मैं ले आता हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा है। ठीक है, चलो फिर भी काम भर के है, मैं दोबारा क्या जाऊँ। तो ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से है और 16 में 2 मार्क्स के ऊपर आया था। इसमें देखते क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग प्रपोज सोल्यूशन फॉर द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। देयर आर n प्रोसेस P0 टू P ऑफ n-1। ठीक है। इन द कोड फंक्शन P max रिटर्न एन इंटीजर नॉट स्मॉलर देन एनी ऑफ आर्गुमेंट। मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कहने का मतलब यही है फॉर ऑल आई टी आई इनिशियलाइज विद 0। ठीक है। और हम लोग को ऐसा कुछ गंदा सा कोड दिया है। और विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट अब सोल्यूशन। एट मोस्ट वन प्रोसेस कैन बी इन क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। यानी वन प्रोसेस की बात कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करना है, बाउंडेड वेटिंग चेक करना है, प्रोग्रेस चेक करना है और डेडलॉक चेक करना है। ठीक है। ठीक है। ओके, सो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को अभी नहीं करते, उसमें थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जब उसको जो मेरा डाउट हो मैं क्लियर कर लूँगा तब। ठीक है। सो गेट 2016 में आया था, 2 मार्क्स का आया था और MCQ क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सो ठीक है। इसमें प्रोसेस 0 है, प्रोसेस 1 है। इसमें क्या है, एंट्री में लूप वाइल टर्न इक्वल टू 1 और क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट में टर्न इक्वल टू 1 हो जा रही है, टर्न इक्वल टू 0 है और टर्न इक्वल टू 0 हो जा रहा है एग्जिट में। ठीक है। शेयर्ड वेरिएबल टर्न इनिशियलाइज विद 0। ठीक है, इनिशियल में टर्न की वैल्यू 0 है। ठीक है। दिस इज द करेक्ट टू वे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सोल्यूशन। दिस वायलेट ए म्यूचुअल एक्सक्लूजन और दिस वायलेट प्रोग्रेस रिक्रूटमेंट। ठीक है। नहीं, प्रोग्रेस की बात कर रहा है। दिस सोल्यूशन वायलेट बाउंडेड वेटिंग। ठीक है। इसमें देखना कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो अगर कोई प्रोसेस जो होती है, परफेक्ट सोल्यूशन कब होती है, जो हम लोग बोलते हैं करेक्ट सोल्यूशन जो बोला, तो मेन चीज हम 3 चीज चेक करते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करते हैं, दूसरा होता है बाउंडेड वेटिंग होता है, या मैं इधर लिख देता हूँ। पहला होगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है। दूसरा होता है बाउंडेड वेटिंग और तीसरा होता है तीसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेस। एक मेरे ख्याल से प्रोग्रेस और ये 3 चीज होता है। और 4 स्टारवेशन, प्रोग्रेस है तो स्टारवेशन तो नहीं होगा। और 4 में भी डेडलॉक चेक कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ डेडलॉक। ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, इसमें हटा देता हूँ। हाँ, अब आते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है, जब एक जो अभी जो मतलब एक प्रोसेस है, अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में, दूसरी प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं कर पा रही, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, जो हम लोग की इनिशियल वैल्यू है टर्न की, वो क्या है, वो है 0 है। ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू टर्न की 0 है, लेट से प्रोसेस 0 ट्राई करते हैं एंटर करने के लिए। और वाइल टर्न डबल इक्वल टू 1, तो क्या टर्न डबल इक्वल टू 1 है, नहीं, ये क्या है, 0 है। तो ये क्या फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल गई। ठीक है। अब ये क्रिटिकल सेक्शन में है। अब क्रिटिकल सेक्शन में अगर P1 एंटर कर पाते हैं, यहाँ फॉल्ट होगा, P1 को एंटर करने की ट्राई करते हैं। लूप टर्न इक्वल टू ट्रू, क्या टर्न सॉरी टर्न डबल इक्वल टू 0 है, 0 है, ट्रू है, तो इन्फाइनाइट लूप में फंसा रहेगा। ठीक है, ये एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, मान लेते हैं अब ये एग्जिट कर गया, अब टर्न की इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, ये हो गया, एग्जिट हो गया। ठीक है। अब देखो, अब मान लेते हैं प्रोसेस P0 फिर से एंटर करने ट्राई करते हैं, तो ये तो लूप में फंस जाएगा यहाँ पे। तो P0 तो एंटर नहीं कर पाएगा। P1 की बात करते हैं, P1 क्या एंटर कर पाएगा, P1 को देखते हैं। वाइल टर्न डबल इक्वल टू 0, टर्न डबल इक्वल टू 0 नहीं, 1 है, फॉल्स, यानी क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा। और जब ये रन हो रहा होगा तो P0 एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 वाली कंडीशन वापिस से ट्रू हो जाएगी। एक सेकंड, हाँ 1 वाली ट्रू है ही, तो ये एंटर तो नहीं कर पाएगा, वो मैं कहने का मतलब है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो है, यहाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला केस तो है। आगे देखते हैं, आगे क्या बाउंडेड वेटिंग में चेक करना है, राइट। तो ये वाला ऑप्शन जो हो गया फॉल्स हो गया, राइट, ये तो गलत हो गया, क्योंकि वायलेट्स लिखा है ना, तो वायलेट्स तो नहीं कर रहा। अब प्रोग्रेस रिक्रूटमेंट नहीं, प्रोग्रेस की बात कर लेते हैं। प्रोग्रेस मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस का नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है नहीं, ये नहीं सर, ये तो बाउंडेड वेटिंग बता दिया। तो चलो पहले बाउंडेड वेटिंग ही चेक कर लेते हैं, बोल दिया। तो बाउंडेड वेटिंग में क्या होता है, अगर P1 है उसको वो कंप्लीटली रन हो गई है और उसके बाद फिर से P1 का नंबर आ रहा है, तो वो क्या होगा, बाउंडेड वेटिंग केस को फेल हो जाएगा। यानी P1 दोबारा से P1 रन हो पा रही है, तो यानी क्या है, P2 इन्फाइनाइट लूप में जा सकती है।
ठीक है, मतलब P2 को इन्फाइनाइट वेट करना स्टारवेशन में हो सकता है, तो इसलिए क्या बाउंड्री वेटिंग कंडीशन स्टारवेशन को प्रिवेंट करती है। तो सबसे पहले बाउंड्री वेटिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो मान लेते हैं अभी टर्न की वैल्यू जीरो है, टर्न इक्वल टू जीरो है, तो ये P0 रन होगा। ठीक है, P0 क्रिटिकल सेक्शन में है, अब एग्जिट किया, टर्न इक्वल टू वन हो गया, टर्न इक्वल टू वन हो जाएगा, तो वापिस से P0 कभी नहीं रन कर पाएगा। सेम चीज P1 की वैल्यू, P1 अगर रन कर रहा है तो टर्न की इक्वल टू अगर वन है तो P1 रन कर रहा है, P1 जैसे एग्जिट होगा टर्न की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब टर्न की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो P1 कभी रन नहीं हो पाएगी, यानी जब P0 के बाद P1 रन होगा, P1 के बाद P0 रन होगा। तो यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग वाला कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे वायलेट्स की लिखा है ना, ये देखो वायलेट्स लिखा है, तो ये भी केस फेल हो जाएगा। अब सी ऑप्शन देखते हैं। प्रोग्रेस की बात, तो प्रोग्रेस की बात देखो यही जो है, जैसे P0 के बाद P1 रन हुआ, P1 के बाद P2 रन हुआ, प्रोग्रेस भी है यहाँ पे, तो ये भी वायलेट्स वाला केस ट्रू हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये डेडलॉक वाला केस होगा, इन केस अगर क्वेश्चन पूछे तभी हम लोग इसको छुएंगे, नहीं तो नहीं छुएंगे। ठीक है, ये तीनों क्या ट्रू है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है, गलती है तो ये गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा भूल गया। प्रोग्रेस मतलब ये होता है कि P1 को P0 का 16 रन का तो रन होना चाहिए, P1 को 16 रन का रन हो जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जा रहा है, यानी स्टार्टिंग में जीरो है, जीरो है, यानी कि क्या है P1 क्या है कभी भी इनिशियली रन नहीं हो पाएगी, इनिशियली P0 से होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोग्रेस वाला केस क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है, या प्रोग्रेस वाला केस क्या है यहाँ पे फेल हो जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, तो प्रोग्रेस वाला केस फेल हो जाए, जब प्रोग्रेस वाला केस फेल हो जा रहा है, सो इसमें क्या होगा, ये जो वायलेट कर रही है ऑप्शन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, और ये जो अब वायलेट कर रहा है तो इसका मतलब जो है एक करेक्ट सोल्यूशन नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे एरर हो गए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और लेट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि 15 में 2 मार्क्स का आया था। ठीक है, टू प्रोसेस एक्स एंड वाई नीड टू एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट यूज्ड बाय बोथ प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जो एक्स एंड वाई है वो क्या क्रिटिकल सेक्शन सोल्यूशन है, ये ऐसा कुछ, ये एक्स का कोड है और यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये क्या कुछ वाई का कोड है। ठीक है, और क्या कंसिडर द फॉलोइंग सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट बाय, अच्छा वो सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट यूज्ड बाय बोथ प्रोसेस। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और हियर वेर पी एंड वेर क्यू आर शेयर्ड वेरिएबल, तो यहाँ पे जो वेर क्यू है और वेर पी है ये शेयर्ड वेरिएबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और जो इनिशियलाइज हो रहा है फॉल्स, यानी कि वी वेर पी जो है ये भी इनिशियली फॉल्स है, और जो वेर क्यू है ये भी क्या इनिशियली फॉल्स है, इसमें ट्रू, ये ठीक है। ठीक है, और ट्रू हम लोग को बताना है। द प्रपोज सॉल्यूशन प्रिवेंट डेडलॉक बट फेल्स गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो डेडलॉक की बात कर रहा है और म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात हो रही है। द प्रपोज सॉल्यूशन गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल्स टू प्रिवेंट डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करना है। प्रपोज सॉल्यूशन गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिवेंट डेडलॉक, तो डेडलॉक म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखना है। इसमें क्या डेडलॉक म्यूचुअल एक्सक्लूजन दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हर बार चेक करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन वो चेक कर लेते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होना चाहिए, एट अ टाइम क्या होना चाहिए, एक ही प्रोसेस होगा जिसको क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री अलाउड होगी। अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस जिसको क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री अलाउड नहीं है, मतलब अलाउड है, एक से ज़्यादा को अलाउड है, तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन फेल हो जाता है। ठीक, अब इसके सोल्यूशन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखा जाए ये क्या है, अब प्रोसेस एक्स है उसमें कैसा कोड दिया, और इसको मैं हटा देता हूँ ये सब चीज़ें। हाँ, तो क्या अदर कोड फॉर, अच्छा ठीक है वही चीज़ दिया है। वाइल ट्रू, वाइल ट्रू है तो वैर पी इक्वल टू ट्रू कर दिया गया। ठीक है, तो वैर पी जो हो जाएगा स्टार्टिंग में ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ मैं ट्रू कर देता हूँ। और वैर क्यू इक्वल टू ट्रू तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो गया तो इसको एंट्री तो नहीं मिलेगी, राइट। ठीक है, सही, वैर क्यू डबल इक्वल टू ट्रू है, वैर क्यू डबल इक्वल टू ट्रू है, तो अभी क्या फॉल्स, ये केस क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं मिल पाई है, तो यहाँ पे तो मैं बोलूँगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करना है, तो अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, आगे देखना पड़ेगा क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं मिली है। अब मान लेते हैं इसी इसी सेम कंडीशन में कोड जो है वाई रन, प्रोसेस वाई रन हो रहा है, तो वैर क्यू इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, वैर क्यू इक्वल टू ट्रू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वैर पी इक्वल टू ट्रू है, वैर पी डबल इक्वल टू ट्रू है, हाँ ये ठीक है। अब यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल गई। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन में है, सॉरी P1 ये वाई है, वाई जो है क्रिटिकल सेक्शन में उसको एंट्री मिल गई है। अब इसी टाइम पे हम लोग ट्राई करते हैं एक्स को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री दिलाने का। तो अब देखते हैं वैर पी इक्वल टू ट्रू है, ठीक है ट्रू है, वैर क्यू इक्वल टू ट्रू है, ट्रू है,
तो यहाँ पे म्यूचुअल दो क्रिटिकल सेक्शन में इसको भी एंट्री मिल जा रही है, यानी एक्स को भी क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ट्रू है ये भी ट्रू है, तो क्रिटिकल सेक्शन में इसको एंट्री मिल गई है। ठीक है, यानी यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल हो जा रहा है। तो यहाँ से कुछ ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या और यहाँ पे देखो सोल्यूशन गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, और फेल्स टू प्रिवेंट, और ये फेल्स वाला ट्रू हो जाएगा, और यहाँ फेल्स टू प्रिवेंट और सोल्यूशन गारंटी ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी ही होगा वो जो राइट आंसर होगा। एक सेकंड मैं फिर से थोड़ा सा गलती कर दिया यार ऑप्शन पढ़ने में। यहाँ पे देखो फिर से मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं हो रहा ना, यहाँ पे फेल लिखा, फेल मेरे को दिखा ही नहीं, एक तरह से कह सकते हो। तो फेल्स टू गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये ट्रू हो सकता है, राइट। तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, ट्रू है। ये वाला पार्ट क्या ट्रू है। आगे देखो, प्रपोज सोल्यूशन इज गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, प्रपोज सोल्यूशन गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये फॉल्स होगा। प्रपोज सोल्यूशन फेल्स टू प्रिवेंट डेवलप फेल्स टू गारंटी म्यूचुअल ये भी ट्रू होगा। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है डेडलॉक के लिए। डेडलॉक यानी दो ऑप्शन क्या एलिमिनेट कर दिए, ए एंड डी बचा हुआ है। अब देखो हम लोग ये चेक करना है डेडलॉक है कि नहीं। डेडलॉक में क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा होता, राइट। यहाँ पे देखते हैं, तो अगर जैसे मान लेते हैं एक्स अगर रन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स अगर रन हो रहा है, कोई भी ऐसा केस है जिसमें एक्स भी नहीं रन हो पा रहा, वाई भी नहीं रन हो पा रहा, जैसे मान लेते हैं क्रिटिकल सेक्शन में, अगर यहाँ पे देखो दोनों क्रिटिकल सेक्शन मिल गया। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये केस को आगे देखते हैं, अगर मान लेते हैं पी जो है क्यू बाहर निकलेगा, तो क्यू को क्या फॉल्स कर देगा। जब क्यू को फॉल्स कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू मान लेते हैं फॉल्स हो गया, यहाँ पे इसने कर दिया। ठीक है, अब ये भी क्रिटिकल सेक्शन में था, इसने क्या पी को भी फॉल्स कर दिया, सॉरी फॉल्स है, और ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो फॉल्स हो गया, इनिशियल केस हो गया। इनिशियल केस में क्या होगा, दोनों एक ही बार रन होगा तब जाके रन होगा। तो यहाँ पे देखो कोई भी कह सकते हैं डेडलॉक वाला केस नहीं देखो, क्योंकि देखो सबसे इसका क्या प्रोसेस क्या, सबसे पहले एक्स रन होगा, फिर या तो हम लोग को वाई रन होगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, वाई रन होगा या तो एक्स रन होगा। ठीक है, अभी दोनों होने के बाद भी एक्स भी रन हो सकता है, वाई भी रन हो सकता है, ठीक, किसी भी ऑर्डर में रन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे डेडलॉक नहीं आ रहा, डेडलॉक इसमें नहीं है। डेडलॉक मतलब कि कोई भी स्टॉप नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा केस नहीं है जहाँ पे दोनों स्टॉप हो सकते। तो ऑप्शन ए ट्रू होगा, और ये डी जो होगा फॉल्स हो जाएगा। और लेट्स से काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, और इसके आगे जो मैं कंटिन्यू करूँगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।